नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी। लेकिन इस तरह मोहन राकेश जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। रवि को इस एहसास से चोट सी लग रही थी कि हर चीज ज्यों की त्यों है। ईंटें, सीकचे और किवाड़ सब अपनी जगह पर हैं। दीवार पर चींटियों की पंक्तियां उसी तरह रेंग रही हैं। सिलबट्टा वैसी ही आवाज कर रहा है और चौक में दौलत इक्के वाला अपनी मरियल घोड़ी की लगाम पकड़े रोज की तरह ही फटी हुई आवाज में सवारियों को बुला रहा है। माँ मसाला पीस रही है। कुंतल दीदी चारपाई पर खामोश बैठी थी और स्कूल की माई जी तो पास फर्श पर बैठी हाथ मल रही थी। बहन जी, आपको क्या क्या बताऊं, यह तो वहां रोज रोज की बात थी। रात को इनके घर जाओ तो भी वह वहीं पर होता है, दिन में जाओ तो भी। आज मास्टर जी के लिए हलवा बन रहा है तो आज उनके लिए मालपुए। मैं तो अचरज से देखती रह जाती थी। कोई किसी सगे संबंधी की क्या खातिरदारी करेगा जो उनके घर में मास्टर जी की होती थी। मगर हम ठहरे छोटे लोग, छोटों का मुंह अपना नहीं होता है। मैं दांतों से जबान काट लेती थी, मगर मैंने आज तक किसी से बात नहीं की। अरे मैं कहती थी कि किसी तरह उसके कान तक बात पहुंच गई कि माई बाहर जाकर बातें करती है तो मेरी तो रोजी पर लात पड़ सकती है ना। मेरी अपनी भी आने लायक जवान लड़की है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी। सिल और बट्टे के बीच में कच्चे प्याज की किचकिच कर रहे हैं। माँ के माथे से बहती हुई पसीने की धारें उसके गले तक उतर आई थी, उसके चेहरे तक, पर ऐसी गहरी लकीरें खिंच गई थी जैसे वह कई दिनों से अस्वस्थ हो। बीच बीच में उसकी पीली आंखें रवि की ओर उठ जाती थी, ऐसे वह छोटे से एकदम बड़ा हो गया हो और वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहना चाहती हो कि हमारे घर में तो तू ही मर्द है, तेरे रहते हमें कोई खतरा नहीं। रवि इस तरह निसंग भाव से खिड़की के पास बैठा था जैसे उसके लिए इसमें विशेष अंतर ना हो। राज करने की मृत्यु हुई है या सामने के पनवाड़ी की जो वर्षों से दमा से पीड़ित था। माँ उसकी ओर देखती तो वह या तो बाहर की ओर देखने लगता या पुस्तक के पन्ने पलटने लगता और उससे पूछो, जी तो कह रही थी, तू ब्याया हुआ आदमी है, तू सारा सारा दिन उसके घर बैठा क्यों रहता है। सारा मोहल्ला मुंह में उंगली डालता था कि उसकी माँ अंधी है जो उसे दिखाई नहीं देता कि घर में क्या हो रहा है। इसलिए मैं उसका घर में आना पसंद नहीं करती थी। कहते हुए कुंतल ने रवि की ओर देखा। रवि ने पुस्तक का पन्ना ऐसे पलट दिया जैसे पहले का पन्ना पूरा पढ़ लिया हो। उसकी कनपटियों की नसें फड़कने लगी। स्कूल में भी दिन भर भाई जी की चर्चा करती रहती थी, कुंतल कहती रही। सत्या जी के सामने तो खास तौर से और 9वीं-10वीं की लड़कियों से इस तरह घुल मिल जाती थी जैसे अध्यापिका न होकर उन्हीं में से एक हो। मैं तो डर रही थी कि इस तरह स्कूल का डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा और बाद में दोष मुझ पर आएगा कि हेड मिस्ट्रेस ठीक से कंट्रोल नहीं करती। हम लोग सादगी की दुहाई देते मर जाते हैं और यह रोज जूड़े में फूल लगा आती थी। ना कुंतल, मरे हुए आदमी की निंदा ना करते। माँ ने हाथ रोककर उसे टोका और बांह से माथे का पसीना पोंछकर आकाश की ओर हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, लड़की से कोई ऐसी वैसी बात कही गई हो तो क्षमा करना, त्रुटियां किस में नहीं होती। हम सब त्रुटियों के भंडार हैं। तो हमारे अपराधों को क्षमा कर और मृत आत्मा को शांति दे। और पसीने के कारण शरीर से चिपकी हुई धोती से ही शरीर का पसीना पहुंचकर वह फिर सिलबट्टे के साथ व्यस्त हो गई। कुंतल के गोल चेहरे पर धार्मिक गंभीरता छा गई और वह क्षतिपूर्ति के रूप में राज करने के गुणों की चर्चा करने लगी। वैसे काम में अच्छी थी, मेहनत से पढ़ाती थी, सफाई की देखभाल भी ठीक से कर लेती, मगर किसी की आदत होती है ना। रवि जैसे सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा था और जैसे ना सुनता हुआ ही उठ खड़ा हुआ और पिछले कमरे में चला गया। उस कमरे में दिन भर अंधेरा रहता था। वहां एक और माँ के ठाकुर जी का सिंहासन था और दूसरी और बिंदु की गुड़िया का घर। उसे पिछले साल के वे दिन याद हुआ है जब इसी तरह गर्मी की छुट्टी में घर आया था और इसी तरह कमरे में बैठकर बिंदु और उसकी गुड़िया के साथ खेला करता। कुंतल स्कूल चली जाती थी और दिन भर घर में कुछ भी करने को नहीं होता था। वह गुड़िया से नहीं खेलता तो चारपाई पर लेटा
छत के क्षैतिरों और उनके बीचों से दिखाई देती लाल ईंटों को देखता रहता या बिंदु का घोड़ा बनकर उसे सवारी कराता। माँ बीच बीच में पूछ लेती कि क्या वजह है, अभी खाने का समय हुआ या नहीं। वहीं सिलबट्टे की घड़ घड़ और दौलत इक्के वाले की आवाज। सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां और नीचे धूल भरी वीरान सड़क, जिसका नाम तो था रावी रोड, मगर जाती थी एक पतली सी नहर तक, जिसमें एक बार नहा लिया जाए तो 2 बार घर आकर नहाना पड़ता था। उससे दिन काटे नहीं कटते थे और उन्हीं दिनों बड़े आकस्मिक ढंग से उसका राजकरणी से निहायत छोटा सा परिचय हुआ था। कुंतल की प्रेरणा से स्कूल की कमेटी के सदस्यों ने वहां एक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था। दिल्ली से गंगा देवी उसके अंतर्गत महिला सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आ रही थी। दिनों से कुंतल का उनके साथ पत्र व्यवहार था और वह बहुत प्रसन्न थी कि उसके अनुरोध पर गंगा देवी ने उस साधारण कस्बे में आना स्वीकार कर लिया। उनका बड़ा लड़का, जो एक कपड़े की मिल में चीफ इंजीनियर था, साथ आ रहा था। उन दोनों के ठहरने का प्रबंध अलग बंगले में किया गया था, जो अभी पूरा नहीं बना था, परंतु उस अवसर के लिए ठीक कर लिया गया था। स्कूल की कमेटी के मंत्री भाई रूड़मल सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष थे। उन्होंने कुंतल से कहकर रवि को यह भार सौंपा था कि वह सम्मेलन के दिनों में उन 2 अतिथियों के पास रहें। उनके भोजन इत्यादि का प्रबंध भाई जी के घर से होना था। उन लोगों को 4 बजे की मेल से आना था। स्टेशन पर रवि को पता चला कि वहां से भाई जी की कार उन्हें बंगले पर ले जाएगी। उसके बंगले पर पहुंचने से पहले ही वे लोग वहां पहुंच गए। दरवाजे के अंदर पांव रखते ही उसका राजकर्णी के तमतमाए हुए चेहरे से सामना हुआ। वह ठिठक गया। राजकर्णी तेजी से बढ़कर उसके निकट आ गई। आप लोगों ने यह जगह उनके लिए ठीक की है? क्यों? रवि ने पूछा। उन्हें मुंह हाथ धोने का पानी चाहिए या नल भी नहीं। उन्हें चाय चाहिए और यहाँ ना आग है, ना दूध है, ना पत्ती, और ना ही कोई आदमी। रवि वहीं से लौट पड़ा। ठहरिए, मैं भाईजी के घर से पता करता हूँ, उसने कहा। आप अभी पता करेंगे? किसी को पहले यह ख्याल नहीं आया कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हर चीज का प्रबंध होना चाहिए? अब वे लोग घंटा भर मुंह देखते बैठे रहेंगे? रवि जल्दी जल्दी चलकर भाई जी के घर पहुंचा। वहां पर 20-22 मेहमान ठहरे हुए थे और सब लोग चाय पहुंचाने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। मंदिर के मुखिया विशंभर दास अपने पोपले मुंह के साथ कई कई आदेश दे रहे थे। वहां लगता था कि हर आदमी भाग रहा है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। भाई जीवानी थे। रवि के 3-4 बार कहने पर उसकी बात मुखिया जी की समझ में आई तो वे झल्लाकर बोलने लगे। मेरे पास नहीं है आदमी, मैं कहाँ से दूं? बोलिए, कहाँ से लाऊं आदमी, बताइए। जमीन खोद कर निकालते हो आदमी तो निकाल लो। यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं है। उन्हें कहिए यहीं पर आ जाए, यहीं नल में हाथ मुंह धो लें और एक एक प्याली चाय पी लें। काफी देर मुखिया के इर्द गिर्द घूमकर रवि ज्यों का त्यों लौट आया। राजकर्णी उसे गेट के पास ही मिल गई। देखिए, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, उसने उसे देखते ही कहा। क्यों? रवि ने आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखा। मैंने उस समय गुस्से में कुछ कह दिया। मुझे नहीं पता था कि आप कुंतल जी के भाई हैं। आपने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। फिर भी आपको बुरा तो लगा होगा। उस समय एक लड़की अंदर थी, उसने मुझे बाद में बताया कि आप कुंतल जी के भाई। रवि को लगा कि उसकी आंखों में क्षमा याचना के अतिरिक्त एक और भी भाव है। मेरी 4 दिन यहाँ पर ड्यूटी है, उसने कहा, परंतु अब तक मुझे यह नहीं बताया गया कि मुझे करना क्या है। आपकी 4 दिन यहाँ पर ड्यूटी है? रवि ने सिर हिलाया। मेरी भी 4 दिन यहाँ ड्यूटी है। मुझे भी नहीं पता यहाँ है या कहाँ। कहकर वह फीकी सी हंसी हंसी और एक क्षण के लिए उसे गौर से देखती रही। चाय का प्रबंध नहीं हुआ? राजकर्णी ने क्षण भर के मौन विराम को जैसे तोड़ते हुए पूछा। रवि ने उसे मुखिया का किस्सा सुना दिया। अजब मुसीबत है, वह बोली। इंजीनियर साहब अभी बड़बड़ाते हुए भाई जी को ढूंढते गए हैं। वे कहते हैं कि वे 7 बजे की मेल से वापस चले जाएंगे। सफर से आकर इंसान को पानी तक ना मिले तो वह और क्या करेगा? कई क्षण वे लोग खामोश रहे। आप संभवतः मुझे नहीं जानते। सहसा राजकर्णी की आंखें उसे मिल गई। मैं कुंतल जी के स्कूल में ही पढ़ाती हूँ। संभव है आपने कुंतल जी से नाम सुना हो। राजकर्णी और जैसे तभी उनका परिचय हुआ, ऐसे उन्होंने एक दूसरे को हाथ जोड़ दिए। आप शायद इसी वर्ष आई हैं। राजकर्णी ने सिर हिलाया। कैसी लगी जगह आपको?
नौकरी करनी हो तो बुरी जगह भी अच्छी है और अच्छी जगह भी अच्छी नहीं। साथ ही उसके गले से मीठी हंसी का स्वर उत्पन्न हुआ। उसके दांत बहुत सफेद और छोटे छोटे थे। यह तो टालने की बात है। वह भी मुस्कुराया, जैसे शब्दों और भाव भंगिमाओं में भी अलग अलग बातें कर रहे हों। कुंतल जी तो 4 साल से पढ़ाती हैं। उनसे आपने नहीं पूछा? रवि ने महसूस किया कि उस तो में कहीं व्यंग की भी रेखा है। दीदी तो अब अभ्यस्त हो गई है, उसने कहा, और यूं भी वे जहां कहीं भी रह सकती है। हाँ, उनका स्वभाव बहुत सीधा है। लगता है आपका दिल नहीं लगा। नहीं, जगह ऐसी बुरी नहीं है। सहसा वे लोग चौंक गए। चीफ इंजीनियर साहब, भाई जी और सत्या जी गली के मोड़ मोड़ कर आ रहे थे। आप लोगों की यहाँ बात करने की ड्यूटी लगाई गई है? निकट आते हुए भाई जी ने क्रोध से कांपते हुए पूछा। रवि के होठ क्रोध से कांपे, परंतु इससे पहले कि वह कुछ कहता, राजकर्णी भाई जी के सामने चली गई। देखिए, यहाँ न नल में पानी है और न चाय का सामान। अरे, तो सामान आप घर से नहीं ला सकती थी? सत्या जी बैठे हुए स्वर में बोल उठी। ऐसे अवसर पर आदमी कुछ काम अपनी समझ से भी तो कर लेता है। वे घंटे भर से आए बैठे हैं, इतनी देर में तो नया सामान खरीद कर चाय बनाई जा सकती है। खादी के सलवार कमीज और दुपट्टे में सत्या जी का दुबला शरीर और भी दुबला लग रहा था। स्वर में अधिकार भावना के अतिरिक्त तिरस्कार करने की भावना भी थी। उनकी आंखें जैसे राजकर्णी की आंखों में चुभ जाना चाहती थी। आप अंदर चलकर बैठिए, मैं अभी सब प्रबंध करता हूँ, भाई जी ने इंजीनियर साहब से कहा। मेरी लड़की 10 मिनट में आपके लिए चाय बना देती है। अभी मैं घर से सब सामान भेजता हूँ। यहाँ वही काम होता है जो अपने हाथों से किया जाए। ये लोग तो समझते ही नहीं बस। और उन्हें पीटे हुए मोरों की तरह छोड़कर वे घर की ओर चले गए। सत्या जी इंजीनियर साहब के साथ अंदर चली गई। रवि ने राजकर्णी की ओर देखा। वह कठिनता से अपनी रुलाई रोके हुए थी। चलिए, अब हम लोगों की यहाँ से छुट्टी हो गई, उसने रूखी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। राजकर्णी ने अपना निचला होठ काटकर आंखें झपका ली। यहाँ ऐसे छुट्टी नहीं होती, लेकिन इस तरह, उसने कहा और सिर की ओर एक बार झटक कर अंदर चली गई। फिर जब तक वह छुट्टियों में रहा, राजकर्णी से मिलना नहीं हुआ था, और इस बार आते ही पता चला कि अब उससे मिलना होगा नहीं। कुछ हो गया था, उसे पता नहीं था। अंधेरे कमरे में चुपचाप उसी चारपाई पर लेटे हुए वह देख रहा था। राजकर्णी कुछ कहते हुए बीच बीच में एक क्षण के लिए उसे गौर से देखती रह जाती थी, और फिर खुद ही उस क्षणिक मौन विराम को तोड़कर कुछ ऐसी बात शुरू कर देती थी जिसका कोई संदर्भ ही नहीं होता था। वह शायद चाहती तो कुछ भी नहीं थी, सिर्फ कुछ कहना चाहती थी कि यूं तो यहाँ या कहीं भी सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह